नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। शेयर बाजार जो लगातार गिर रहा था, हिंदुस्तान में भी शेयर बाजार की स्थिति बहुत खराब हो गई थी और 3000 के करीब जो है सेंसेक्स गिर गया था। कल वो संभलता नजर आया और कल लगभग शेयर जो है वो ग्रीन रहे, लेकिन ये ग्रीन कब तक रहेगा, ये असली चिंता का सबब है। क्योंकि अमेरिकी बाजार में या यूरोपियन बाजार में अभी भी स्थिति ठीक नहीं हुई है और जो नई धमकी दी है ट्रंप ने, वो क्या गुल खिलाएगी, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन एक ये है कि ट्रंप अपनी जिद पर अड़े हैं और अब उनकी जिद को लेकर के उनके जो समर्थक हैं एलन मस्क भी उनके विरोध में खड़े हो गए हैं। देखिए, ट्रंप ने धमकी दी है कि जो चीन है वो अतिरिक्त टैरिफ हम उस पर लगाएंगे अगर चीन ने अपनी 34% बढ़ी हुई टैरिफ को 8 अप्रैल, यानी कल तक वो डेट थी, अमेरिका के हिसाब से होगा अभी, तो वापस नहीं लेता तो अमेरिका 9 अप्रैल से चीन पर 50% का अतिरिक्त टैरिफ लगाएगा। तो ये एक तरह से खुलेआम चीन को धमकी दी गई है। और उसके बाद ट्रंप ने जो है वो चीन के साथ जो बैठकें थी वो सारी बैठकें रद्द कर दी है। ये बिजनेस स्टैंडर्ड ने इस पर डिटेल खबर छापी और इसका असर ये हुआ कि शेयर बाजार में बड़ी गिरावट हुई है, चूंकि लग रहा है लोगों को कि ये जो है टैरिफ वार चीन और अमेरिका के बीच जो शुरू हुआ है वो कहीं पूरी दुनिया को चपेट में न ले। और हालांकि ट्रंप ने कहा है कि ये जो हम कर रहे हैं वो टैरिफ का जो खेल कर रहे हैं वो वैश्विक व्यापार को संतुलित करने और अमेरिकी उद्योगों को मजबूत करने के लिए ये जरूरी है, ये कह रहे हैं ट्रंप। और उन्होंने चीन को इसके लिए सबसे बड़ा दोषी बताया है और कहा है कि चीन ने अमेरिका का हमेशा फायदा लिया है और इसके लिए उन्होंने जो फेडरल रिजर्व बैंक है उससे कहा कि ब्याज दरें कम करे ताकि अर्थव्यवस्था को, जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है, उसको संभाला जा सके। लेकिन फेडरल रिजर्व बैंक के जो चेयरमैन है जेरोम पावेल, उन्होंने चेतावनी दी और कहा कि टैरिफ से महंगाई बढ़ सकती है। तो महंगाई का खतरा केवल हमारे हिंदुस्तान में नहीं है बल्कि दुनिया के बाकी देशों में भी है। और ये जो टैरिफ वॉर शुरू हुआ है उससे वो चिंता और बढ़ जाती है और ये दुनिया भर के देश परेशान हैं। और अब तो जैसा मैंने कहा कि ये चिंता जो है, जो अब यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन, उन्होंने कहा कि यूरोप अब अमेरिका के अलावा अन्य देशों के साथ व्यापार पर ध्यान देगा। तो लगभग तमाम देश, दुनिया के तमाम देश जो है अब विकल्प ढूंढ रहे हैं, अमेरिका का विकल्प ढूंढने लगे हैं और ये अमेरिका के लिए कल परेशानी का सबब हो सकता है। इसीलिए तो वहाँ के नागरिक, ढेर सारे नागरिक, आपने देखा कि जो शेयर बाजार जब बुरी तरह गिरा था उस दिन तो सब सड़कों पर आ गए थे। लेकिन वहां भी यही स्थिति जैसे भारत में स्थिति है, एक मोदी समर्थक है और एक जो मोदी विरोधी है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। वैसे ही अमेरिका में हो गया है, ट्रंप समर्थक है और ट्रंप विरोधी हैं। लेकिन जो दुनिया भर के देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं या जो वित्तीय मामलों के जानकार हैं, उनकी चिंता लगातार बढ़ रही है और वो कह रहे हैं कि ट्रंप जो ये टैरिफ वॉर को लेकर के अपनी जो एग्रेसिवनेस दिखा रहे हैं उससे दुनिया को नुकसान होगा, अमेरिका को भी नुकसान होगा। अब जापान के प्रधानमंत्री हैं शिगेरू इशिबा, उन्होंने ट्रंप से इस पर बात की और टैरिफ पर चिंता जताई और उन्होंने कहा कि इससे जापान का अमेरिका में निवेश प्रभावित होगा, जो पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा रहा है। लेकिन ट्रंप ने जो है जापान को भी नहीं छोड़ा और कहा कि अमेरिकी कारें नहीं लेते हो लेकिन अपनी लाखों कारें अमेरिका को बेच देते हो। ट्रंप को बड़ी शिकायत है कि दुनिया के दूसरे देश हमारे यहाँ सामान बेचते हैं लेकिन हमारे सामान के खरीदार नहीं। लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप के जो सहयोगी हैं एलन मस्क, जो जब ट्रंप इस बार जब प्रधान राष्ट्रपति बने तो एलन मस्क को लगातार बिठा करके रखा अपने साथ और ऐसा लगा कि एलन मस्क जो है ट्रंप दोनों साथ मिलकर के काम कर रहे हैं और एलन मस्क की सहमति जरूरी होती है। अब एलन मस्क ने भी टैरिफ का विरोध कर दिया है और यहाँ तक कह दिया कि भाई मेरी टेस्ला कार को नुकसान होगा। आपको पता है टेस्ला जो है भारत में भी आने वाली है और वो कह रहे हैं कि ये टैरिफ वॉर से उनकी कंपनी टेस्ला को भी नुकसान होगा। और मस्क ने ये सुझाव दिया है ट्रंप को कि जो अमेरिका है और यूरोप के बीच जो है वो टैरिफ जो है वो खत्म किया जाए और मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाया जाए। लेकिन व्हाइट हाउस ने मस्क की आलोचना की और कहा कि मस्क जो है सिर्फ अपने फायदे के लिए सोचते हैं। हेज फंड मैनेजर
बिल एकमैन ने भी टैरिफ को गलत नीति बताया और कहा कि इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है। लेकिन जो ट्रंप है वो कह रहे हैं कि नहीं, अपनी बात पर अड़े हैं, और वो कह रहे हैं कि कभी कभी इलाज के लिए कड़वी दवा लेनी पड़ती है, और वो इस बात के लिए तैयार नहीं है, वो किसी को सुनने को तैयार नहीं है टैरिफ को लेकर के। और अपनी जो उनकी नीति है उससे अब कहा जा रहा है कि वो जिस तरह से जिद पर अड़े हैं, उनकी पार्टी में भी अब दरार पड़ने लगी है। और गोल्डमैन सैक्स ने चेतावनी दी है कि टैरिफ से मंदी की आशंका बढ़ गई है, और इससे आर्थिक विकास धीमा हो सकता है। और ये आर्थिक विकास जो है केवल अमेरिका का धीमा नहीं होने वाला है, बल्कि पूरी दुनिया की जीडीपी नुकसान में आ सकती है, खतरे में आ सकती है। शेयर बाजार को लेकर के जिस तरह से बात हुई, उसमें देख लीजिए कि शेयर बाजार में जिस तरह की गिरावट आई, कहा गया कि बहुत पहले एक जो भयंकर गिरावट आई थी, ब्लैक मंडे कहा गया था, वैसी स्थिति बन गई थी ब्लैक मंडे। और आमतौर पे हमारे देश में होता है कि शेयर बाजार में बहुत इंटरेस्ट लोग नहीं लेते हैं, क्योंकि बहुत लोग शेयर बाजार में इन्वॉल्व नहीं है, नहीं समझते। एक तो ये समझ लीजिए कि 100 करोड़ तो लोग वो हैं जिनके पास खाने पीने के लिए ही लाले पड़े रहते हैं कि क्या खाएं क्या पिए। अब बाकी 40 करोड़ आबादी में से एक कुछ आबादी है जिनको कोई लेना देना नहीं, वो बिजनेसमैन है या कुछ और बिजनेस करते हैं। फिर जो एक मिडिल क्लास आबादी है, वो मिडिल क्लास आबादी प्रॉपर्टी खरीदने में लगा हुआ है कि कहाँ अपनी जमीनें खरीद लें, कहाँ फ्लैट खरीद लें, कहाँ सोना खरीद लें, कहाँ क्या। शेयर बाजार लोगों के लिए समझना मुश्किल है। कुछ लोगों को लगता है शेयर बाजार सट्टा कंपनी है, लेकिन शेयर बाजार जो है, जो मौजूदा जो है इकोनॉमिक स्थिति है दुनिया की, या कहिए इंडस्ट्रियलाइजेशन का जिस तरह से प्रभाव है, उद्योगपति और बिजनेस टाइकून्स का जिस तरह से प्रभाव है, कॉरपोरेट का जिस तरह से दखल बढ़ा है दुनिया में, उसमें जरूरी हो जाता है कि पूंजी जो है एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है। और ये पूंजी पहले तो बैंकों से लेते थे लोग, लेकिन अब बैंक में भी जो है, बैंक भी एक तरह से समझ लीजिए कि बैंक में लोग पैसा जमा करते थे और वो कहते थे कि सेफ है, क्योंकि बैंक में पैसा हमारा सुरक्षित है। लेकिन बैंक खुद अब शेयर बाजार में उतर आया है, म्यूचुअल फंड में लोग पैसे लगा रहे हैं। लोग जो है तो म्यूचुअल फंड का पैसा भी शेयर बाजार में ही जाता है। और उसके बाद ढेर सारे लोग जो हैं, जो थोड़ा बहुत समझते हैं वित्तीय मामलों को, उनको पता है कि ये 7% या 8% या 6% बैंकों में जो इंटरेस्ट रेट मिलता है, उससे ज़्यादा तो मुद्रास्फीति है। तो जो जो मुनाफा होना चाहिए उसको नहीं होता है, उनको नहीं होता है, और इसलिए शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं। क्योंकि शेयर बाजार में आमतौर पर माना जाता है कि 15 से 20% रिटर्न मिलता है, अगर आप ठीक ठाक शेयर में, अच्छे शेयरों में पैसा लगाते हैं तो। और खास करके अभी जब गिर रहा है शेयर बाजार, तब तो कहा जा रहा है कि अभी ये बहुत उपयुक्त मौका मौसम है और उपयुक्त समय है कि आप शेयर बाजार में पैसा लगाएं। और शेयर बाजार में जब पैसा लगाते हैं आप, तो ये पैसा जो है बेसिकली जो कंपनियां हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो टाटा की हो, अंबानी की हो, अडानी की हो, या किसी की भी कंपनियां हो, बजाज की हो, भारतीय कंपनियों के मैं नाम ले रहा हूँ, उन कंपनियों को जो अतिरिक्त पूंजी की जरूरत होती है ताकि अपने बिजनेस का विस्तार करें, वो पैसा यहीं से मिलता है उनको। कि आप शेयर खरीदते हैं, आप शेयर में पैसा लगाते हैं और वो उसका पैसा जो है इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब शेयर बाजार में हड़कंप मच जाता है और लगता है निवेशकों को कि हमारा पैसा डूब जाएगा, तो पैसा निकाल लेते हैं और दूसरी जगह पे वो खर्च करते हैं, चाहे प्रॉपर्टी में लगा दें, चाहे सोना खरीद लें। मूल तौर पे यही देखा जाता है कि आमतौर पे लोग सोना खरीद लेते हैं। हालांकि परसों जो है सोना का भाव भी 2-2.5 हजार गिर गया, तो सोना खरीद लेते हैं। लेकिन अब एक चिंता अब और लोगों में आ गई है कि सोना तो खरीदोगे आप, लेकिन सोना रखोगे कहाँ? अगर बैंकों में लॉकर में रखते हो, तो लॉकर में अगर सोना गायब हो जाएगा तो आपको कितना मिलेगा? चोरियां हो जाने लगी है। तो हर तरफ खतरे जो है, वित्तीय खतरे बढ़ते जा रहे हैं। और जब ऐसी स्थिति हो और सरकार हमारी जब ऐसी नीति अपनाने लगे जिसमें सबके साथ मिलकर के चलने के बजाय किसी को दुश्मन ठहराने लगे, तो फिर मुश्किलें बढ़ जाती हैं। ट्रंप ने वही किया है। और पूरे देश के अलग अलग, दुनिया के अलग अलग देशों में भी देख लीजिए कि जिस तरह से दक्षिणपंथी ताकतें मजबूत हुई हैं, और एक बार फिर से जिसको कहते हैं रिवर्स ग्लोबलाइजेशन, एक ग्लोबलाइजेशन हुआ जिसमें कहा गया कि पूरी दुनिया जो है एक गांव की तरह है, और पूरी दुनिया का व्यापार मिल करके होगा। जो तरक्की होगी, मिली जुली तरक्की होगी, सब मिल करके हम काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब फिर से राष्ट्रवाद हावी हो गया, अमेरिका फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट, जापान फर्स्ट, फलाना फर्स्ट। तो जो फलाना फलाना फर्स्ट हो जाएगा, तो ग्लोबलाइजेशन का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो धराशायी हो जाएगा। तो रिवर्स ग्लोबलाइजेशन अगर जब शुरू हो गया है, ट्रंप ने वही किया है कि अब फिर से राष्ट्रवाद की बात कीजिए, अपने अपने देश को बचाइए।
तब जब वैसी स्थिति आ जाएगी तो फिर क्या होगा, लोग सिकुड़ने लगेंगे और फिर जो है मारकाट मचेगी। और जो कॉरपोरेट कंपनियां हैं जिनका अलग अलग देशों में विस्तार है, उनके सामने भी अब समस्या खड़ी हो गई है। और जो देश के नागरिक हैं उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये खड़ी हो गई है कि अगर इस तरह की स्थिति बनेगी तो कौन सा सामान कब नहीं मिलेगा, किस सामान की कब आपूर्ति बढ़ जाएगी, कुछ कहना मुश्किल है। और वैसी स्थिति में अब ये भी कहा जा रहा है कि चाइना जो है अमेरिका से टकरा रहा है, तो चाइना कोशिश कर रहा है कि जो आस-पास के देश हैं वहाँ अपने माल को डंप कर दे, भर दे माल, ताकि सस्ता कर दे, ताकि लोग खरीदो कितना खरीद, तो इससे अमेरिकी बाजार गड़बड़ा जाएगा, दूसरे बाजार प्रभावित होंगे उससे। हमारा भारतीय बाजार तो ऐसे भी है, चूँकि मैन्युफैक्चरिंग मामले में बहुत कमज़ोर है हम, और मैन्युफैक्चर हम जब हम नहीं करती हैं चीज़ों को तो हम क्या करते हैं, हमारे बिजनेसमैन, बहुत सारे बिजनेसमैन क्या करते हैं, वो ट्रेडिंग करते हैं, सामान वो चीन से लाते हैं, जापान को बेच देते हैं, मतलब जापान एक उदाहरण दे दिया, चीन को लाते हैं वो किसी और देश को बेच देते हैं, बांग्लादेश को बेच देते हैं, श्रीलंका को बेच देते हैं, किसी और देश को बेच देते हैं। तो इस तरह की जो चीजें हो रही है उससे देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है, और देश की अर्थव्यवस्था जब प्रभावित होती है तो देश के सारे विकास कार्यक्रम प्रभावित हो जाते हैं। और हमारा देश तो वैसे भी लोन लेने में मास्टर। अगर आप देख लीजिए कि पिछले 11 साल का जो रिकॉर्ड है मोदी सरकार का, तो जो 55 लाख करोड़ रुपया का कर्जा था भारतवर्ष पे, वो कर्जा 210 लाख करोड़ रुपया हो गया है। तो लगभग जो है 155 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया, और वो कर्जा किस लिए लिया है, विकास के लिए। विकास कहाँ हो रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जा रहा है, एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, रोड बनाई जा रही है, और चीजें बनाई जा रही है, बंदरगाह बनाए जा रहे हैं, और दिया किसको जा रहा है, वो अडानी साहब को दिया जा रहा है। तो ये जो है, जो अडानी साहब को जो चीजें दी जा रही है या जो और लोगों को दिया जा रहा है, और नतीजा क्या हो रहा है कि आप एयरपोर्ट जाइए, आप ट्रेन जाइए, हर जगह महंगाई बढ़ी। पहले ट्रेन में जो बुजुर्ग लोग होते थे उनको कंसेशन मिलता था, वो सारा बंद कर दिया गया। हर जगह जो कोरोना काल में जो दाम बढ़ाए गए थे कोरोना काल की वजह से, वो कभी घटाए नहीं गए। अब तो पेट्रोल के दाम फिर बढ़ा दिए गए, जबकि दुनिया में कहा जा रहा है कि पेट्रोल कच्चा माल सस्ता हुआ है। तो ये जो पैसा आपसे लगातार छीना जा रहा है, वो किस लिए छीना जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है पैसा, इसका कोई हिसाब आपके पास नहीं। और भारत के पास तो और हिसाब नहीं, क्योंकि भारत में तो संसद से लेकर के सड़क तक, और सड़क से लेकर के संसद तक झूठ ही खाली बोला जा रहा है। आप डेटा आपको नहीं समझ में आएगा, डेटा जो आ रहा है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का डेटा है या संसद से निकला हुआ डेटा है, क्योंकि संसद में भी असत्य बातें की जाने लगी है। मैं बार बार जिक्र करता हूँ कि कोई जी है, कौन जी, कौन मंत्री जी हैं, कौन सांसद जी हैं जो बीजेपी के हैं जो सच बोलते हैं। तो तमाम एक से बढ़कर एक झूठ बोलने में लग गए हैं कि हम कितना झूठ बोलते हैं। और ऐसी स्थिति में जो देश के हालात है, क्योंकि हमारे देश के हालात जो है वो सापेक्ष है दुनिया के सापेक्ष। हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में जब जी रहे हैं तो हम पूरी दुनिया का प्रभाव हमारे देश पर पड़ता है। और जिस तरह से नोटबंदी हुई, जीएसटी लागू हुआ, तमाम चीजें हुई, उसका नुकसान हमारे देश के उद्योग धंधों को, खास करके लघु कुटीर उद्योगों को झेलना पड़ा है। और महंगाई बढ़ने की वजह वो है, हमारी नौकरियां घटी है, और नौकरियां लगातार घट रही है। जब शेयर बाजार प्रभावित होगा, जब बिजनेस प्रभावित होगा, जब देश आपस में झगड़ा करेंगे और सिमटने लगेंगे चीजें, जब अनिश्चितता आ जाएगी मार्केट में, तो जाहिर है कि उद्योगपति भी जो है घबराएंगे कहीं इन्वेस्टमेंट करने से, नया इन्वेस्टमेंट करने से। और वैसी स्थिति में देश के आर्थिक हालात और खराब होंगे। तो फिलहाल जो स्थिति है वो बहुत ही चिंताजनक है, दुनिया इस पे परेशान है। और इस जो ट्रंप ने किया है उसको लेकर के, ट्रंप का व्यवहार तो भारत के साथ और अच्छा नहीं, भारत के साथ कहीं मुरव्वत नहीं की, और भारतीयों को एक तरह से कहिए जलील किया। हम लोग बार बार इस पर बात कर चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुप। वो श्रीलंका कुछ और काम से चले जाते हैं, वहां पता चला कि अडानी जी का जो काम रुका हुआ था वो चालू हो गया, तो प्रधानमंत्री जी अडानी को चालू कराने में लगे हुए। हम लोग सोच रहे हैं कि देश में, देश की स्थिति मजबूत हो ताकि हम ये जो टैरिफ वॉर चल रहा है इससे हम लड़ने में सक्षम हो सके, हमारे देश में मंदी ना आए। दुनिया में मंदी की आहट महसूस की जा रही है, और तमाम दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि मंदी आने वाली है, मंदी आने वाली है। अगर मंदी आती है तो भारत कैसे बचेगा, इस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं। संसद में चर्चा ही होती है मंदिर मस्जिद पर, क्या मंदिर हमको बचाएंगे, ये बड़ा सवाल है। और जब कानून व्यवस्था, जब पूरा संसद का चरित्र जो है बदल जाए, और वो किसी व्यक्ति पे केंद्रित हो जाए, किसी विचारधारा पे केंद्रित हो जाए, झूठ पर केंद्रित हो जाए, तो जो दलित, वंचित
पीड़ित, कमजोर, गरीब तबका है, जिसके देश में हमारी सबसे बड़ी आबादी है, चाहे वो किसी जात के हो, वो उच्च कास्ट के भी हैं, कथित उच्च कास्ट में जिनको बोलता हूँ, वहाँ भी गरीबी है। और अगर देश के संसाधन महंगे होते हैं, देश में शिक्षा व्यवस्था महंगी होती है, देश में स्वास्थ्य व्यवस्था निजीकरण के हाथ में चला जाता है, महंगाई बढ़ जाती है, तो फिर जो है सबको परेशानी होगी। दिल्ली के स्कूलों में देखिए, प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ाई गई है और वो फीस कम करने का नाम नहीं ले रहे हैं उन्हें। पेरेंट्स सब परेशान हैं, दौड़ रहे हैं। 30-30% फीस बढ़ा दी गई है। मतलब आपकी फीस अगर 1 लाख रुपए थी, तो अब 1,30,000 देना पड़ेगा। कमाई आपकी घट रही है, खर्च आपके बढ़ रहे हैं, करिए कैसे करते हैं? लोन लीजिए। और इसलिए लगातार रिकॉर्ड आरबीआई की रिपोर्ट आ रही है कि लोन जो है, जो सोने पर लोन लिया जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है, चुका नहीं पा रहे हैं लोग। तो ये सारी परेशानियां अभी और बढ़ेंगी। और ऐसे में हम सबको ये समझना जरूरी है कि सरकार जो काम कर रही है, उसको कैसे पटरी पे लाया जाए, हिंदू मुसलमान से उठा करके उसको खींच करके लाया जाए कि भैया देश की अर्थव्यवस्था पे ध्यान दीजिए, देश के विकास पे ध्यान दीजिए, और सामाजिक जो न्याय है वो कैसे हो। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करेंगे किसी नए विषय पर।